टर्मिनल है जिसके ऊपर सोडियम एडजॉर्ब है। अब इधर देखिए, सोडियम आयन वक्त के साथ साथ जब एडजॉर्ब होगा तो ये इस मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट होगा। इधर देखिए, इसके साथ स्टिक होगा और वक्त के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पे क्लोरीन अकेला नहीं रह सकता ना, तो क्लोरीन किसी दूसरों क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके लिबरेट होगा, ऊपर जाएगा, कंटेनर से बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो जब भी आप किसी सोल्यूशन में बिजली पास करते हैं, कुछ मटेरियल डिपॉजिट होगा आपके प्लेट पे, इलेक्ट्रोड पे, और ऐसा मटेरियल जो डिपॉजिट नहीं हो सकता वो बाहर जाएगा, वो लिबरेट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गैसेस जो है वो लिबरेट होते हैं और सॉलिड मटेरियल जो है वो आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। आप अपने घरों में बैटरी देखें, उसमें वो जो टर्मिनल्स आप देख ले, वक्त के साथ साथ वो गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसके ऊपर डिपोजिशन आती है। तो सॉलिड मटेरियल डिपॉजिट करता है और उसमें गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आते, हाइड्रोजन वगैरह वो लिबरेट होते जाते हैं। तो जब भी बिजली आप पास करें तो कुछ मटेरियल डिपॉजिट होगा और कुछ मटेरियल लिबरेट होगा। तो फैराडे के जो लॉज है ये इन दो प्रोसेसेस के हवाले से है कि डिपोजिशन या लिबरेशन ये कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो फर्स्ट लॉ में वो इस लिबरेशन या डिपोजिशन का रिलेशन चेक करते हैं बिजली के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, चार्ज के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहली लॉ में रिलेशन है इस लिबरेशन या डिपोजिशन का इलेक्ट्रिसिटी के साथ। इधर देखिए, लॉ को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोड है, ये एनोड और ये कैथोड, और सपोज इसमें है सोडियम क्लोराइड। ये एक दूसरा जो है वो सेल है, इसमें भी एनोड और कैथोड सेम है और सेम सोडियम क्लोराइड है। और ये तीसरा बीकर है और ये भी सेम सिस्टम है, एनोड और कैथोड है और सेम सोडियम क्लोराइड। लेकिन इधर देखिए, इसको मैं चार्ज देता हूँ, बिजली देता हूँ, वो सपोज मेरे पास जो चार्ज है, जो बिजली है, जो करंट है, मैं कहता हूँ 2 एम्पेयर है। इसको मैं बिजली प्रोवाइड करता हूँ, वो 4 एम्पेयर है, और इसको मैं बिजली प्रोवाइड करता हूँ 6 एम्पेयर है। करंट का यूनिट है ना एम्पेयर। अब देखिए, अगर मैं 2 एम्पेयर बिजली प्रोवाइड करता हूँ तो लिबरेशन या डिपोजिशन कम होगी, क्योंकि साल्ट कम ब्रेकअप होगा। अगर मैं ज़्यादा करंट प्रोवाइड करता हूँ तो डिपोजिशन या लिबरेशन ज़्यादा होगी, और अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो डिपोजिशन या लिबरेशन बहुत ज़्यादा। तो फैराडे ने इस पे काम किया है, एक एक इलेक्ट्रोलाइट लेके डिफरेंट एम्पेयर करंट देके उन्होंने ये एनालिसिस की है कि जिस डिपोजिशन या लिबरेशन का ताल्लुक किसके साथ है। तो वो कहते हैं इस डिपोजिशन या लिबरेशन का ताल्लुक बिजली के साथ है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ है, चार्ज के साथ है। तो वो इस तरह कहते हैं कि ये जो लॉ है इट इंटररिलेट्स, ये दो चीज़ों का रिलेशन प्रोवाइड करता है, डिपोजिशन या लिबरेशन का किसके साथ, चार्ज के साथ। अगर बिजली ज़्यादा आप प्रोवाइड करते हैं, चार्ज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस ज़्यादा होगी, डिपोजिशन या लिबरेशन ज़्यादा होगी। अगर चार्ज या एम्पेयर करंट आप कम देते हैं तो बिजली कम है तो डिपोजिशन या लिबरेशन कम होगी। तो देखिए, इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, वो सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में, किसी इलेक्ट्रोलिसिस में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। वो किसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा डिपोजिशन या लिबरेशन होगी। इंतहाई सिंपल है, इसको कहते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। तो ये इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, अभी टेक्निकल पॉइंट्स पढ़ते हैं। अभी इसी लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इधर देखिए, ये लॉ कहती है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट आर लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। चार्ज के लिए क्यों है ना, क्लास 10 फिजिक्स। अब इधर देखिए, सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यों। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वी पुट कांस्टेंट, और क्यों अपनी जगह। यहाँ जो कांस्टेंट हम पुट करते हैं उस कांस्टेंट को Z कहते हैं, और इसका अपना नाम है केमिकल एक्विवेलेंस, जो अभी दूसरी लॉ में ज़्यादा वाज़ेह होगा। अभी इसकी थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, दूसरी लॉ में इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। अब इधर देखिए, तो Z जो है
केमिकल इक्विवेलेंस है। केमिकल इक्विवेलेंस क्या है अभी समझ आ जाएगा, पहले इसकी ज़रा ये एनालिसिस कंप्लीट कर दे। अब इधर देखिए क्लास 10 फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट की ये डिफिनीशन है ना कि द फ्लो ऑफ चार्ज एंड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अब देखिए अगर Q के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करें, Q के लिए, तो आप ऐसे करें, इधर देखिए इस T को दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये ख़त्म हो जाएगा। सो Q वुड बी इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। इसी Q की जो वैल्यू है ये IT उठाए और Q की जगह पुट करें। तो देखिए Z अपनी जगह और IT की वैल्यू आप क्या करें, IT की वैल्यू आप पुट करें, तो आपको ओवरऑल इक्वेशन मिल जाएगा जिसकी मदद से आप डिपोजिशन या लिबरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकेंगे। अब इधर देखिए शाबाश, जब आप किसी भी मटेरियल की डिपोजिशन या लिबरेशन चेक करते हैं वो बराबर होता है उसके अपने केमिकल इक्विवेलेंस से, वो बराबर होता है जितना करंट आप देते हैं, और वो बराबर होता है कि कितने टाइम में आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो पहले तो इस पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि W कैलकुलेट करें। अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को जो है उसकी जो सेल है वहाँ हम 2 एम्पेयर करंट देते हैं और 1 घंटे के लिए देते हैं। तो इजी है ना, जो केमिकल इक्विवेलेंस है वो आप ले ले, जो करंट है आप वो ले ले, और जो टाइम है वो आप ले ले, आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये जो केमिकल इक्विवेलेंस है इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं जो सेकंड लॉ में भी एक्सप्लेन करूँगा। केमिकल इक्विवेलेंस का जो कंसेप्ट है ये ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप इधर देखिए, मेरे पास ये एक केमिकल कंपाउंड है और इस केमिकल कंपाउंड के 5 हिस्से हैं। इधर देखिए इस केमिकल कंपाउंड के 5 हिस्से हैं। ये जब किसी से रिएक्ट करता है तो सिर्फ एक हिस्सा देता है और 4 हिस्से नहीं देता, तो हम कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंस 1 है। ये कंपाउंड है उसके 5 हिस्से हैं लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में 2 आयंस देता है, 2 हिस्से देता है, तो हम कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंस 2 है। अगर सेम केमिकल कंपाउंड है उसके 3 हिस्से इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंस 3 है। और अगर इसके 4 हिस्से हैं, केमिकल इक्विवेलेंस 4 है, और अगर 5 के 5 है तो हम कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंस 5 है। तो नॉर्मली अभी इतना पढ़े कि केमिकल इक्विवेलेंस मीन रिप्लेसेबल आयंस, जरा नोट कर लें। केमिकल इक्विवेलेंस मीन रिप्लेसेबल आयंस। हर मटेरियल अपने नेचर के मुताबिक जो है किसी भी रिएक्शन में आयंस देता है, उस आयंस के देने को केमिकल इक्विवेलेंस हम कहेंगे। इधर देखिए ये हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, इधर देखिए शाबाश, किसी भी सब्सटेंस का जो वेट है, वेट उस पे आप रिप्लेसेबल आयन डिवाइड करते हैं तो इसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। असल में हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे सेकंड लॉ में, लेकिन ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। इधर देखिए ऐसे, मैं सपोज करता हूं कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड है AB3। कौन सा कंपाउंड है? AB3। उसका जो अपना वेट है वो 40 है। अभी राइटिंग ना करें, उसका अपना वेट क्या है? 40 है। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये सिर्फ B का एक आयन देता है, तो रिप्लेसेबल आयन की तादाद कितनी है? 1। सिर्फ एक आयन रिप्लेस करता है ना, तो 40 को 1 पे डिवाइड करें तो जवाब आएगा 40। तो इसका केमिकल इक्विवेलेंस है 40। यही AB3 कंपाउंड है जो किसी रिएक्शन में 2 भी रिप्लेस करता है, तो रिप्लेसेबल आयन की तादाद क्या है? 2। अब 2 पे डिवाइड करें क्या आएगा? 20। समझ आ रहे? यही AB3 कंपाउंड है, ये सपोज किसी रिएक्शन में 3 आयंस रिप्लेस करता है, 40 को अब 3 पे डिवाइड कर ले, जो भी वैल्यू आएगी इसका ये केमिकल इक्विवेलेंस है। तो हर मटेरियल का हम फिर सेकंड लॉ में ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ इतना याद रखिएगा कि जितने आयन ये रिप्लेस करता है ये उसका केमिकल इक्विवेलेंस है, अगर आप उसको वेट पे डिवाइड करें। समझ आ रहे हैं? यानी वेट को उसके ऊपर डिवाइड करें। अब देखिए इसका अगर ये है, इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो केमिकल इक्विवेलेंस किसी भी मटेरियल का उसके रिप्लेसेबल आयन से हम चेक करते हैं।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इधर देखिए, तो हम कहते हैं कि केमिकल इक्विवेलेंस जो है ये आपको नेचर ऑफ मटेरियल से कैलकुलेट करना होगा। इसका तरीका सेकंड लॉ में बताऊंगा, यहाँ इररिलेवेंट हो जाएगा, वहाँ ज़्यादा रिलेवेंट है तो चूंकि वहाँ हम पढ़ेंगे। तो इधर देखिए, इसकी तो समझ आ गई है ना। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि जो केमिकल इक्विवेलेंस है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब कितने आयंस देता है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। अगर एक आयन देता है तो एक पार्टिकुलर वैल्यू होगी, अगर इलेक्ट्रोलिसिस में 2 आयन देता है तो दूसरी कोई वैल्यू होगी, अगर 3 आयन्स देता है तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब एक पॉइंट नोट कर लें कि Z इज मैक्सिमम जनरली आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए Z की वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पानी में कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, रिप्लेसेबल आयन ज़्यादा देते हैं। तो अगर रिप्लेसेबल आयन ज़्यादा देंगे तो केमिकल इक्विवेलेंस भी क्या होगा? Z की वैल्यू बढ़ेगी। तो इधर देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन तीनों में से Z की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, अब इधर देखिए, ये किसी रिएक्शन में सिर्फ एक प्रोटॉन देता है, रिप्लेसेबल आयन 1 है, मीथेन इलेक्ट्रोलिसिस करता नहीं है, और HCl भी सिर्फ एक प्रोटॉन देता है, तो इसका भी एक प्रोटॉन, इसका भी एक प्रोटॉन, लेकिन दोनों में देखिए कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, वो ज़्यादा रिप्लेसेबल आयन दे सकता है, तो लिहाजा इसकी जो Z की वैल्यू है वो हम कहते हैं मैक्सिमम है। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली सेकंड लॉ में डिटरमिन करेंगे, वो बाय वेट है, ये बाय वेट नहीं है। अब नेक्स्ट देख ले, अगर हमने Z को एलाबोरेट करना है तो हमने इसके लिए इक्वेशन सॉल्व करनी है। W इज इक्वल टू ZIT, इस IT को दोनों साइड पे डिवाइड कर ले तो Z आ जाएगा, तो Z इज इक्वल टू W डिवाइड बाई IT। अब अगर पहला टेक्निकल क्वेश्चन आता है वो ये आएगा कि Z की यहाँ पे यूनिट क्या है, तो Z की यहाँ यूनिट है W, चूँकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम है, डिपोजिशन या लिबरेशन, डिवाइड बाय करंट की यूनिट क्या है? एम्पेयर, और टाइम की यूनिट सेकंड। अब देखिए, ये ग्राम डिवाइड बाय एम्पेयर इनटू सेकंड, ग्राम अपनी जगह, एम्पेयर ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स, और सेकंड भी ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। इसके 2-3 यूनिट्स और भी है जो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देख ले, ये आपका होमवर्क है, ये 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दोनों की आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो केमिकल इक्विवेलेंस किसके लिए ज़्यादा होगा? ये हमने किया है उस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के चैप्टर में कि कौन सा साल्ट जो है उसकी KSP वैल्यू ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा आयनाइज होता है। तो ये थोड़ा सा आप ट्राई कर लें, अगर नहीं हुआ तो चूँकि नेक्स्ट चैप्टर में यही दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन ये मैंने इसलिए किया ताकि आपके माइंड में स्पेस बन सके, एक रूम बन सके कि यार ये किस पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट ये असल में Z पे डिपेंड करता है, और Z कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लॉ में करेंगे। इसकी समझ आइए, तो इसके साथ ओवरऑल जो फर्स्ट लॉ है वो ख़त्म हो जाती है।